अब मैं बता रहा था कि जो मार्क्सवाद है, इस मार्क्सवाद में जो है, मार्क्सवाद का व्यवहारिक जो आयाम है, इस व्यवहारिक आयाम पे हम लोग चर्चा करना है। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं, कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है, पूंजीवाद के विनाश की जड़, पूंजीवाद के विनाश की जड़ स्वयं पूंजीवाद में निहित है। पूंजीवाद के विनाश की जड़ स्वयं पूंजीवाद में निहित है। तो ये यदि स्टेटमेंट आता है तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? इसमें सबसे पहले एक भूमिका लिखा जाता है, फिर इसके बाद जो है तर्क तथा उदाहरण से पुष्टि करना है, और फिर इसके बाद जो है वो देखा जाए तो समस्या लिखना है इसका, और फिर इसका मूल्यांकन करना है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता भी दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक भूमिका लिखा जाता है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, और इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद अपने द्वंद्व के कारण स्वयं नष्ट हो जाता है। पूंजीवाद समाजवाद की उत्पत्ति का प्रेरणा देता है। पिछली अवस्था से ही अगली अवस्था की उत्पत्ति होती है, उस दिन समझाया था। जिस तरह सामंतवाद ने पूंजीवाद का उदय किया, उसी तरह पूंजीवाद में ही समाजवाद की उत्पत्ति का जड़ मौजूद है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में अंतर्द्वंद के कारण मजदूर वर्ग में चेतना आएगी, मजदूर वर्ग क्रांति करेगा। और उस दिन समझाया था कि मजदूरों में धीरे धीरे चेतना फैलेगी, मात्रात्मक परिवर्तन होगा, इसके बाद गुणात्मक परिवर्तन अवश्य होगा। तो पूंजीवाद के द्वंद्व के कारण मजदूरों में चेतना आएगी, और उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्रांति होगी और समाजवाद आएगा। तो पूंजीवाद के विनाश की जड़ स्वयं पूंजीवाद में निहित है। पहले भूमिका लिखिए। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, और इसी आधार पर कहा कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, और इसी आधार पर कहा कि पूंजीवाद अपने द्वंद्व के कारण स्वयं नष्ट होगा। पूंजीवाद ही समाजवाद की उत्पत्ति को प्रेरणा देगा। पूंजीवाद ही समाजवाद की उत्पत्ति को प्रेरणा देगा। समाजवाद की उत्पत्ति को प्रेरणा देगा। जिस तरह सामंतवाद से पूंजीवाद का उदय हुआ, उसी तरह पूंजीवाद से समाजवाद का उदय होगा। क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में मजदूर वर्ग में चेतना आएगी, क्रांति होगी, और समाजवाद की उत्पत्ति होगी। अब यह भूमिका होगी। अब यहां पर कुछ तर्क उदाहरण से पुष्टि। पहला बात समझिए, मार्क्स कहता है कि मजदूरों की संख्या निरंतर बढ़ेगी, पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा,
कैपिटल मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा, पूंजी एकाधिकारवाद को बढ़ावा मिलेगा, छोटे उत्पादक समाप्त होंगे, पूंजीपतियों की संख्या कम होगी, छोटे पूंजीपति भी मजदूर बनेंगे। तो मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी तो क्रांति करना आसान होगा। ऐसी मार्क्स के पहलू को लेनिन ने भी स्वीकार किया। लेनिन भी कहता है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। लेनिन नंबर 1। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में मजदूरों की संख्या निरंतर बढ़ेगी, मजदूरों की संख्या निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि पूंजी एकाधिकारवाद, ज्यादा उत्पादन जैसे पहलू छोटे उत्पादक वर्ग को समाप्त करेंगे, छोटे उत्पादक वर्ग को समाप्त करेंगे। इस तरह पूंजीपतियों की संख्या कम होगी और क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। और क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। नंबर 2, मार्क्स कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ग चेतना को पूंजीवाद से बढ़ावा मिलेगा। पूंजीपति सामान बेचने के लिए दूसरे देशों में जाएंगे, संचार माध्यमों का विकास करेंगे, श्रमिकों के बीच संपर्क होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा और इस तरह मजदूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होंगे। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ग चेतना को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पूंजीपति सामान बेचने के लिए दूसरे देशों में जाएंगे, संचार माध्यमों का विकास करेंगे, श्रमिकों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा। इस तरह मजदूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होंगे। इस तरह मजदूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होंगे। और नंबर 3, समझिए, मार्क्स कहता है कि पूंजीपति लाभ के लिए उत्पादन बढ़ाता है, मजदूरों का शोषण करता है, आर्थिक मंदी आती है, व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ता है, राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर हो जाता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति लाभ के लिए उत्पादन बढ़ाता है, पूंजीपति लाभ के लिए उत्पादन बढ़ाता है, मजदूरों का शोषण करता है, जिससे आर्थिक मंदी आती है, राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए नंबर 4, अलगाववादी सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं कि भाई मार्क्स ने अलगाववाद का सिद्धांत दिया और कहा कि व्यक्ति समाज परिवार प्रकृति से अलग हो जाता है, अपने आप से भी अलग होने लगता है, नकारात्मक प्रवृत्तियों का दास होता है और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों को अपना सकता है, जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। नंबर 4, मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति
समाज परिवार प्रकृति, समाज परिवार प्रकृति से अलग हो जाता है, अपने आप से कटने लगता है, नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे खूनी क्रांति को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे खूनी क्रांति को बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसे मैं बताया, आप लोगों के नोट्स में भी लिखा है, ऐसे तर्क लिखेंगे। अब फिर इसके बाद 2-3 समस्या, जो आप समस्या पढ़े थे उन्हीं समस्याओं को इसमें से 2-3 लिख देंगे। मैं 2-3 बता रहा हूं, इसको लिखवाऊंगा नहीं। आप देख रहे हैं कि पहली समस्या यह है कि मार्क्स ने भविष्यवाणी किया कि पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, और यह भी कहा कि जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे औद्योगिक देशों में पहले क्रांति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रूस में क्रांति हुआ। इसका मतलब कि मार्क्स का जो भविष्यवाणी था वो सही साबित नहीं हुआ। पूंजीवाद के विनाश की जड़ स्वयं पूंजीवाद में निहित है, ये पूर्णतः सही नहीं है। अब दूसरी समस्या देखिए, मार्क्स का यह कहना कि श्रमिकों की स्थिति लगातार कमजोर होगी, यह भी तो पूर्णतः सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिला, श्रमिकों की स्थिति में सुधार आया। आज जो है शेयर की अवधारणा है, कहीं न कहीं जो है प्रबंधकीय क्रांति आ गया, मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सा मिल रहा है। तो मार्क्स का यह भी कहना कि मजदूर निरंतर दरिद्र होंगे, गरीब होंगे और क्रांति के लिए तैयार होंगे, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इसके विपरीत परिस्थिति उत्पन्न किया है। तीसरी समस्या समझिए, मार्क्स ने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेतना आएगी, विश्व के मजदूर एक होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में पूंजीपति और मजदूर के मध्य सहयोग का अभाव दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ सरकारें भी मजदूरों का कल्याण कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मजदूर जो है मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तो कैसे क्रांति होगा? इस तरह से 2-3 समस्या लिखा जाएगा और फिर इसका मूल्यांकन लिखा जाएगा। मैं बोल रहा हूं, जैसा सुनिए। मार्क्स ने जो उद्घोषणा किया कि पूंजीवाद के विनाश की जड़ स्वयं पूंजीवाद में निहित है, वह तथ्यों से दूर है, सत्यता से दूर है। पूंजीवाद के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूंजीवाद ने अपने चरित्र में निरंतर बदलाव किया है। कल्याणकारी राज्य, उत्तर औद्योगिक समाज, इन सब चीजों के कारण पूंजीपति और मजदूर में सहयोग हुआ है। इन्हीं कारणों से मार्क्स के सिद्धांत में नव मार्क्सवादी सुधार कर रहे हैं कि मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो तो सही नहीं थी, इसलिए उसमें जो है सुधार भी आ रहा है। इसका जगह छोड़िए, नोट्स में भी लिखा है, आप लोगों के मॉडल आंसर में भी लिखा है। मैं बताया कि ये व्यवहारिक पक्ष है, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं लिखवाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए मार्क्स का धर्म पर विचार है, ये मैं लिखवा दूंगा। मार्क्स का धर्म पर विचार, मार्क्स का धर्म पर विचार, इसको कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले जो है इसमें भूमिका लिखा जाता है, फिर इसके बाद मार्क्स का तर्क या मार्क्स का विचार, और फिर इसके बाद जो है इसका एक मूल्यांकन। ये सब 150 शब्द का प्रश्न आया होगा। आप पहले समझिए, इसको मैं लिखवा दूंगा। धर्म के बारे में मार्क्सवादी विचारक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
मार्क्स ने धर्म को अधिसंरचना के रूप में स्वीकार किया। अभी मैं समझा रहा था कि ये बेस है। बेस क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस बेस के ऊपर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना, और अधिसंरचना में धर्म है। तो आप देखते हैं कि मार्क्स ने धर्म को अधिसंरचना के रूप में स्वीकार किया, और कहीं न कहीं जो है यह पूंजीवादी प्रणाली को धर्म मजबूत करने का कार्य करता है। धर्म मिथ्या चेतना फैलाता है, क्रांति को कमजोर करता है। तो मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा, और कहा कि जिस तरह से अफीम व्यक्ति के लिए काल्पनिक जगत का निर्माण करता है, यथार्थ से दूर कर देता है, उसी तरह से धर्म भी व्यक्ति को निष्क्रिय कर देता है। पहले भूमिका लिखिए। ये 150 शब्द का आता है, ज्यादा नहीं लिखना है। भूमिका लिखिए। धर्म के बारे में मार्क्सवादी विचार नकारात्मक है। धर्म के बारे में मार्क्सवादी विचार नकारात्मक है। मार्क्स ने धर्म को अधिसंरचना के रूप में स्वीकार किया। मार्क्स ने धर्म को अधिसंरचना के रूप में स्वीकार किया। सुपर स्ट्रक्चर, जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य करता है। जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य करता है। मार्क्स के अनुसार धर्म मिथ्या चेतना है, फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतना फैलाता है। मिथ्या चेतना है जो क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधि को कमजोर करने का कार्य करता है। क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधि को कमजोर करने का कार्य करता है। अब मार्क्स का विचार लिखिए। इसको पैराग्राफ में भी आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट पे लिख दीजिए। नंबर 1, मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम की तरह है। मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम की तरह है। जैसे अफीम व्यक्ति के लिए काल्पनिक जगत का सृजन करता है, यथार्थ से दूर कर देता है, व्यक्ति को निष्क्रिय करता है, वही कार्य धर्म का है। नंबर 2, मार्क्स के अनुसार धर्म रूपी नशे में जनता शोषण तथा अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाती। इसी कारण इतिहास में अनेक तानाशाह, सीजर, लुई आदि पैदा हुए। लेकिन धर्म रूपी अफीम के नशे में सोती हुई जनता विरोध नहीं कर पाई। नंबर 3, मार्क्स मानता है कि धर्म का सहारा लेकर मजदूरों को
धर्म का सहारा लेकर मजदूरों को स्वर्ग का सपना दिखाया जाता है। स्वर्ग का सपना दिखाया जाता है। विरोध को धीमा कर दिया जाता है। भाग्य को उत्तरदायी माना जाता है। अंधविश्वासी बनाना, भाग्य को उत्तरदायी बनाया जाता है। पहले समझिए, मतलब धर्म मार्क्स कहता है कि धर्म जो है, धर्म दीनहीन जीवन के लिए, जो मजदूर का दीनहीन जीवन है, उसके लिए समाज व्यवस्था को दोषी नहीं मानता, भाग्य को उत्तरदायी मान लेता है कि भगवान की यही इच्छा है कि हम आईएएस न बने, इसलिए मैं नहीं बन पाया। अपना दोष नहीं है, अपना भी तो दोष होगा 1%, सब भगवान का ही दोष है, भाग्य भी नहीं था। अरे परिश्रम तो किए होते, नहीं आईएएस प्रॉपर आईएएस एलाइट तो बन जाते, नहीं आईएएस तो उसको पीसीएस तो बन जाते, कुछ तो हो जाता। तो यहां पर देख रहे हैं कि भाग्य को भाग्यवादी बना देता है, अंधविश्वासी बना देता है। एक पॉइंट और लिखिए, मार्क्स के अनुसार धर्म मनुष्य की समझ को भ्रमित कर देता है। मार्क्स के अनुसार धर्म मनुष्य की समझ को भ्रमित कर देता है। मार्क्स के अनुसार धर्म मनुष्य की समझ को भ्रमित कर देता है। जिससे समाज के वर्ग संघर्ष को मजदूर नहीं समझ पाता, वर्ग संघर्ष को मजदूर नहीं समझ पाता, वर्ग संघर्ष को मनुष्य नहीं समझ पाता और अपनी गरीबी को नियति मान लेता है, अपनी गरीबी को नियति मान लेता है, मतलब हाथ पे हाथ धरे रखता है कि भगवान चाहेगा तो हम अमीर होंगे। अरे कर्म तो करना पड़ेगा। अपनी गरीबी को नियति मान लेता है, ऐसे इसका व्याख्या लिखाएगा। फिर इसका मूल्यांकन लिखिए। चलिए मैं लिखवाऊं। उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि मार्क्स ने धर्म का नकारात्मक स्वरूप में वर्णन किया, नकारात्मक स्वरूप में वर्णन किया, जबकि वास्तव में धर्म प्रेम, अहिंसा, दया, त्याग आदि का भी पाठ पढ़ाता है। जैसे पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक आदि का जीवन इसी का उदाहरण है। और साथ ही व्यवस्था परिवर्तन में भी धर्म की भूमिका रही है। व्यवस्था परिवर्तन में भी धर्म की भूमिका रही है। भाई जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय था उसके उदय ने यूरोप में पूंजीवाद का विकास किया। तो आप देखे होंगे कि धर्म ने जो है औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया। ये भी लिख सकते हैं, उसमें लिख दीजिए प्रोटेस्टेंट संप्रदाय
के उदय से पूंजीवाद का विकास हुआ, पूंजीवाद के विकास में सहायता मिली, और उसमें एक लाइन उसका महत्व भी लिख दीजिए। लेकिन मार्क्स का विवेचन, उसी पैराग्राफ, मार्क्स का विवेचन धर्मनिरपेक्ष समाज से मेल खाता है, मार्क्स का विवेचन धर्मनिरपेक्ष समाज से मेल खाता है। धर्मनिरपेक्ष समाज से मेल खाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बताया कि इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं 150 शब्द के। तो जैसे प्रश्न आता है, एक तो दो बड़े बड़े प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न इसका है, आप लोगों को थ्योरी में भी मैं पढ़ाता हूं, जैसे यहां पर भी मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि यहां पर जल्दी आपको समझ में आएगा। राज्य की उत्पत्ति पर विचार, आप लोग देखेंगे थ्योरी में जो दूसरा टॉपिक है उसी टॉपिक में लिखा होगा, तो हम लोग सामान्यतः जो है वहां पर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि कभी मान लीजिए वहां पर कम समझ में आएगा ना। अब जैसे ये देखिए दूसरा जो टॉपिक है, राज्य के सिद्धांत, उदारवादी नव मार्क्सवादी, उदारवादी नव उदारवादी मार्क्सवादी। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत जो है राज्य के संदर्भ में यहां पर जल्दी समझ में आएगा, तो यहीं पर मैं पढ़ा देता हूं उसको। राज्य की उत्पत्ति पर विचार या राज्य पर विचार, एक ही बात। तो ये राज्य की उत्पत्ति पर जो विचार है मार्क्स का, राज्य की उत्पत्ति पर मार्क्सवादी विचार, तो यहां पर सबसे पहले एक भूमिका लिखा जाता है, फिर इसके बाद जो है वो देखा जाए तो यहां पर जो राज्य पर विचार है, ये राज्य पर विचार जो है वो देखा जाए तो मार्क्सवादियों में भेद है। इसमें दो धाराएं हैं, एक तो पोलांजा का विचार है और दूसरी धारा जो है मिलीबैंड की है, मिलीबैंड का विचार है। अब फिर इसके बाद इसका जो है थोड़ा सा समस्या लिखना पड़ता है, और फिर इसका मूल्यांकन एक लिखना पड़ता है। दोनों को मैं अलग अलग करके पढ़ा देता हूं क्योंकि कभी पोलंजा का विचार आएगा, कभी मिलीबैंड का आएगा, तो आप भूमिका लिखकर ये लिखेंगे, फिर समस्या मूल्यांकन। कभी इसका आएगा तो सीधा ये लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको पहले समझिए भूमिका। अब देखते हैं कि जो मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति पर जो विचार दिया है, तो कोई व्यवस्थित सिद्धांत उसने नहीं दिया, क्योंकि मार्क्स का उद्देश्य राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था, साम्यवाद की स्थापना करना था। लेकिन अनेक स्थानों पर मार्क्स या नव मार्क्सवादी विचारकों ने जो है इस तरह का विचार दिया है। जैसे आप देखे होंगे कि प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया। हीगल ने ईश्वर का अवतरण कहा। लेकिन मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के शोषण करने का यंत्र है। राज्य क्या है? तो एक पंखा है, जैसे पंखा हवा देता है, वैसे ही राज्य जो है पूंजीपति वर्ग राज्य के माध्यम से मजदूरों का शोषण करता है। राज्य एक वर्गीय तंत्र है, एक वर्ग की संस्था है, जिसका उद्देश्य शासक वर्ग के हितों को पूरा करना है। अतः राज्य कभी भी पक्षपात रहित नहीं है। तो आप देखते हैं कि राज्य पर जो विचार है वो मुख्यतः उसका जो मित्र है एंजल्स द्वारा जो है किताब लिखा गया था, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द ओरिजिन ऑफ फैमिली
प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसी किताब में जो है विवेचन किया गया है। अब यहां पर जानते हैं कि पहले भूमिका लिखिए। मार्क्स ने राज्य का कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिया, या मार्क्सवादियों ने राज्य का कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिया, क्योंकि मार्क्स का उद्देश्य राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। लेकिन अनेक स्थलों पर मार्क्सवादियों ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। मुख्यतः एंजिल्स द्वारा राज्य पर अपने विचार दिए गए। एंजिल्स द्वारा राज्य पर अपने विचार दिए गए। और माना गया कि राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के शोषण यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के शोषण के यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात राज्य शोषण का यंत्र है। राज्य शोषण का यंत्र है। राज्य के माध्यम से शासक वर्ग अपने हितों की पूर्ति करता है। अब देखिए, अब यहां पोलांजा का विचार, तो पोलांजा का विचार जो है इसको सापेक्ष स्वायत्तता भी कहा जाता है। कभी मान लीजिए प्रश्न आए सापेक्ष स्वायत्तता मतलब राज्य के संदर्भ में सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत मार्क्सवादियों द्वारा, तो ये पोलांजा का विचार जो है इसे सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसका हेडिंग बनाइए, पोलांजा का विचार ब्रैकेट में सापेक्ष स्वायत्तता, मतलब मार्क्सवादी विश्लेषण में सापेक्ष स्वायत्तता। पोलांजा का विचार ब्रैकेट में सापेक्ष स्वायत्तता, मार्क्सवादी विश्लेषण में सापेक्ष स्वायत्तता। अब पहले समझिए तब लिखिएगा 2 पैराग्राफ, या पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। पॉइंट पे लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर 1, इसने सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया और कहा कि
सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया और कहा कि राज्य शक्तिशाली होकर शोषित वर्ग के हितों की रक्षा कर सकता है। राज्य शक्तिशाली होकर शोषित वर्ग के हितों की रक्षा कर सकता है, जैसा कि फ्रांस में लुई बोनापार्ट द्वारा किया गया। फ्रांस में लुई बोनापार्ट द्वारा किया गया। मतलब ये लोग विश्लेषण करते हैं कि भाई चुनाव होता है, राज्य मजबूत हो सकता है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी बढ़ सकती है, अच्छा कानून बनाकर राज्य क्या जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उसको रोका जा सकता है, जैसे लुई बोनापार्ट ने जो है कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी राज्य के माध्यम से। नंबर 2, कोलांजा के विचार में उत्तर औपनिवेशिक समाज में मतलब उपनिवेशवाद के बाद का समाज, उत्तर औपनिवेशिक समाज में राज्य आर्थिक प्रणाली से स्वायत्त होकर निर्णय लेता है। आर्थिक प्रणाली से स्वायत्त होकर निर्णय लेता है और किसी भी वर्ग का यंत्र नहीं होता। राज्य अपने कार्यों से सभी वर्गों को प्रभावित करता है। राज्य अपने कार्यों से सभी वर्गों को प्रभावित करता है। जैसे आधारभूत संरचना का निर्माण करना, देखिए सापेक्ष स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि मजदूर जो है संसदीय तरीकों से जो है राज्य पर नियंत्रण कर लेता है, अपने प्रतिनिधियों को भेज देता है। पूंजीपति जो है वो देखा जाए तो वो भी राज्य पर कंट्रोल करना चाहता है और इस तरह से पूंजीपति चाहकर भी राज्य पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। दोनों वर्गों के मध्य जो है पूंजीपति और मजदूर के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में राज्य संतुलन की भूमिका में आ जाता है। राज्य स्वतंत्र संस्था के रूप में उभरता है। इसी पहलू को राज्य स्वायत्तता कहा जाता है, सापेक्ष स्वायत्तता कहा जाता है। नंबर 3, अधिकांश देशों में चुनाव की व्यवस्था है। मजदूर वर्ग संवैधानिक तरीकों से राज्य पर अपना प्रभुत्व बढ़ाता है। पूंजीपति का सत्ता पर पकड़ कमजोर होता है और ऐसी स्थिति में राज्य स्वतंत्र संस्था के रूप में उभरता है। ऐसी स्थिति में राज्य स्वतंत्र संस्था के रूप में उभरता है। ऐसी स्थिति को सापेक्ष स्वायत्तता कहा जाता है। ऐसी स्थिति को सापेक्ष स्वायत्तता कहा जाता है। जिसे ग्रामसी ने भी स्वीकार किया।
ठीक है, इसे का समझिए। अब जैसे पूरा प्रश्न आएगा तब तो पूरा लिखेंगे, 60 नोट्स आएगा पहले भूमिका लिख देंगे, फिर मान लीजिए सापेक्ष स्वायत्तता पूछा तो उसको लिख दीजिएगा, और फिर इसको मत लिखिएगा, समस्या फिर मूल्यांकन लिख दीजिएगा। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। मार्क्सवादी विश्लेषण में राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत आया भी होगा, 2012 में शायद आया भी था, 2012 में यह प्रश्न आया भी था, सापेक्ष स्वायत्तता। अब इसी तरह से जब ये आपने लिखा तो इसी तरह से मिलीबैंड का विचार, अब हेडिंग बनाइए मिलीबैंड का विचार। अब इसमें भी 2-3 पॉइंट लिखिए, एग्जाम में पैराग्राफ में लिखिएगा। मिलीबैंड का विचार, पहला बात समझिए, मिलीबैंड इसका उल्टा बोलता है। वो कहता है कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में राज्य का उद्देश्य निजी संपत्ति को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में पूंजीवादी हितों की ही वो रक्षा करता है, नंबर 1। इसके अनुसार पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में राज्य का उद्देश्य, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में राज्य का उद्देश्य निजी संपत्ति को बनाए रखना होता है, निजी संपत्ति को बनाए रखना होता है। वह हर परिस्थिति में पूंजीवादी हितों की रक्षा करता है। हर परिस्थिति में पूंजीवादी हितों की रक्षा करता है। और नंबर 2, इनके अनुसार राज्य के पास दूरदृष्टि होती है और यदि वह औद्योगिक प्रणाली में हस्तक्षेप करता है, यदि वह औद्योगिक प्रणाली में हस्तक्षेप करता है तो इसका उद्देश्य भी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना है। इसका उद्देश्य भी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना है। और नंबर 3, राज्य मजदूर वर्ग के हित में, राज्य मजदूर वर्ग के हित में जो निर्णय लेता है वह निष्पक्ष नहीं होता। राज्य मजदूर वर्ग के हित में जो निर्णय लेता है वह निष्पक्ष नहीं होता। यदि राज्य कुछ रियायत मजदूरों को देता है तो वह विरोध को शांत करने के लिए देता है, विरोध को शांत करने के लिए देता है, विरोध को शांत करने के लिए देता है। ठीक है, अब इसका समस्या 2-3, अब समस्या वहीं से लिखा जाएगा, 2-3 में लिखवाता हूं। नंबर 1 देखिए, सामान्य रूप से मार्क्स क्या मानता है, राज्य शोषण का यंत्र है, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। राज्य के अच्छे पक्ष की अवहेलना हो रही है, क्योंकि राज्य जो है, जैसे ग्रीन कहता है कि हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंसेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, राज्य अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करता है, प्रतिरोध को प्रतिरोधित करता है। अब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, परीक्षा समय से नहीं होगा तो क्या होगा। तो राज्य तो वह संस्था है जो आपकी बाधाओं को बाधित कर रहा है, व्यक्तित्व विकास में जो समस्या है उसको रोकता है, परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। नंबर 1, मार्क्सवादी विचारधारा में सामान्यतः राज्य के बुरे पक्ष को ही देखा गया है, बुरे पक्ष को ही देखा गया है, अच्छे पक्ष की अवहेलना की गई है। जबकि राज्य अच्छे जीवन में आने वाली, जबकि राज्य अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करता है, अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करता है। नंबर 2, दूसरा समस्या देखिए, भाई मार्क्सवादी कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या है, तो पूंजीवादी
व्यवस्था का एक स्वरूप है, जबकि कल्याणकारी राज्य जो है अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सब कल्याणकारी राज्य हैं। सभी वर्गों की भलाई का कार्य कल्याणकारी राज्य में होता है, सिर्फ पूंजीपति का ही भलाई नहीं होता है। नंबर 2, मार्क्सवादी कल्याणकारी राज्य को पूंजीवादी राज्य का एक स्वरूप मानते हैं। पूंजीवादी राज्य का एक स्वरूप मानते हैं, जबकि वास्तव में कल्याणकारी राज्य सभी वर्गों की भलाई का कार्य करता है, सभी वर्गों की भलाई का कार्य करता है। इसी का देखिए, अभी जो मैं बता रहा था वो भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद क्रांति होगा, समाजवाद आएगा, समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा, साम्यवाद में राज्य नष्ट हो जाएगा। आज तक एक भी उदाहरण मिला नहीं। पूर्व सोवियत संघ चाहे वर्तमान का चीन, राज्य ज्यादा मजबूत हुआ है, राज्य कमजोर नहीं हो रहा है। नंबर 3, राज्य का विलोप होने का, लुप्त होने का, समाप्त होने का, राज्य का विलोप होने का मार्क्सवादी विचार भी पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि इतिहास में एक भी उदाहरण दिखाई नहीं देता और वर्तमान चीन में भी राज्य मजबूत हो रहा है। देखिए, अभी मैं बता रहा था कि ये पोलांजा विचार देता है, मिलीबैंड विचार देता है। पोलांजा कुछ कह रहा है, मिलीबैंड कुछ कह रहा है, तो ये लोग आपस में भी तो अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं। ये भी तो एक समस्या है। नंबर 4, राज्य संबंधी मार्क्सवादी विचार में एकरूपता का अभाव है। राज्य संबंधी मार्क्सवादी विचार में एकरूपता का अभाव है। जैसे मिलीबैंड हर परिस्थिति में एक वर्ग का यंत्र मानता है, वहीं पोलांजा सापेक्ष स्वायत्ता का प्रतिपादन करता है, सापेक्ष स्वायत्ता का प्रतिपादन करता है। ठीक है, अब इसका एक मूल्यांकन लिख देंगे। सुन लीजिए 4 लाइन, इसको आप लिख देंगे। देखिए, मार्क्सवादी राज्य में आर्थिक शक्ति की राजनीतिक शक्ति पर पकड़ को दिखाया गया है कि जिसकी आर्थिक शक्ति मजबूत है उसी का राजनीतिक शक्ति भी मजबूत है। और इस मार्क्सवादी सिद्धांत में जो है पूंजीवादी राज्य की कमी को भी उजागर किया और इन्हीं कारणों से, इन्हीं दबावों से कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति हुई। मार्क्स का उद्देश्य भले ही, मतलब मार्क्स भले ही राज्य का सिद्धांत नहीं दिया, राज्य का उन्मूलन करना चाहता था, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था की कमी को अवश्य उजागर किया। और चूंकि मार्क्स राज्य की समाप्ति का बात करता है, इसलिए जो है ज्यादा आलोचना हम नहीं कर सकते। राज्य विषयक जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इसी आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि जब वो पहले ही कह रहा कि राज्य हम समाप्त करेंगे, निजी संपत्ति समाप्त करेंगे, तो फिर उसका मूल्यांकन उसी दृष्टिकोण से होना चाहिए। 4 लाइन लिखिएगा मूल्यांकन। अब इसमें जैसे मैं बताया कि एक प्रश्न आता है, वर्तमान वैश्वीकरण में मार्क्स की प्रासंगिकता। अब चलिए इस पर चर्चा करें। वर्तमान वैश्वीकरण में मार्क्स की प्रासंगिकता। अब इसमें पहले भूमिका।
फिर मार्क्स की प्रासंगिकता का स्वरूप, प्रासंगिकता का स्वरूप, फिर इसके बाद जो है समस्या, क्या क्या समस्या है, और फिर इसका मूल्यांकन। आजकल वैश्वीकरण से भी जोड़कर प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण में मार्क्स की प्रासंगिकता, ऐसे कुछ प्रश्न आता है। अब समझिए, पहले बनाइए। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन का उदय, या इसके पहले आप देखते हैं कि 1917 में रूसी क्रांति जो हुई, इन सब पहलुओं ने मार्क्स की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया था। लेकिन 1990 के बाद शीत युद्ध का जब अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, चीन रूस जैसे देश डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गए, रूस ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, इन सब घटनाओं से जो है मार्क्स की प्रासंगिकता कमजोर हुई है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से आर्थिक संकट, बेरोजगारी, विकसित विकासशील देशों के मध्य संघर्ष, इन सब पहलुओं ने जो है मार्क्स की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया है। पहले भूमिका लिखे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन का उदय, और इसके पहले रूसी क्रांति 1917, इसके पहले रूसी क्रांति आदि पहलुओं ने मार्क्स की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया। मार्क्स की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया। 1990 के बाद शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, 1990 के बाद शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, चीन रूस का डब्ल्यूटीओ में शामिल होना, चीन रूस का डब्ल्यूटीओ में शामिल होना, रूस द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना, आदि घटनाओं ने मार्क्स की प्रासंगिकता को कमजोर किया है। आदि घटनाओं ने मार्क्स की प्रासंगिकता को कमजोर किया। लेकिन पिछले कुछ दशकों से आर्थिक संकट, बेरोजगारी, विकसित विकासशील देशों के मध्य संघर्ष, विकसित विकासशील देशों के मध्य संघर्ष जैसे पहलुओं ने मार्क्स की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया। मार्क्स की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया है। अब प्रासंगिकता का स्वरूप एक एक समझिए। भाई, मार्क्स ने अलगाववादी सिद्धांत में कहा कि अनियंत्रित प्रतियोगिता के कारण मनुष्य प्रकृति से, परिवार से, सहचर से अलग हो गया, उपभोक्तावादी बन गया है। मनुष्य का जो स्वाभाविक स्वरूप है नहीं रह गया है। तो बताइए, आज भी तो स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या, ये सब जो समाज में बढ़ रहा है, तो मार्क्स ने इसकी बात तो किया ही कि बहुत ज्यादा अति प्रतियोगिता, बहुत ज्यादा औद्योगिकरण, बहुत ज्यादा पूंजीवादी व्यवस्था। देखिए भाई, लोग कह रहे हैं कि चीन जो है कोरोना वायरस बना दिया, कोविड-19 बनाया, तो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए तो बनाया, अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए तो बना दिया। तो बताइए, आज यदि अनियंत्रित जो प्रतियोगिता है, ट्रेड वार की जो स्थिति है, पूरे विश्व में समस्या आ गया, लाखों लोग मर गए, तो बताइए, मार्क्स ने भी तो कहा था। नंबर एक, मार्क्स ने अपने अलगाववादी सिद्धांत में माना कि अनियंत्रित प्रतियोगिता के कारण, मार्क्स ने अपने अलगाववादी सिद्धांत में माना कि
अनियंत्रित प्रतियोगिता के कारण मनुष्य प्रकृति एवं सहचर से अलग हो गया। मनुष्य प्रकृति एवं सहचर से अलग हो गया, उपभोक्ता बन गया। उपभोक्ता बन गया। जो स्वाभाविक नहीं है, जिससे स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। जिससे स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। नंबर 2, भाई मार्क्स ने साम्यवाद में वर्ग विहीन पहलुओं की बात की, क्लासलेस सोसाइटी की बात की, और उसी क्लासलेस सोसाइटी को आधार बनाकर नव सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा मिल रहा है। भाई पर्यावरण, भाई आप देख तो रहे हैं कोरोना, क्या अमीर क्या गरीब सब बराबर हैं? अमीर चाहे जितना हाथ पोंछता रहे कुछ नहीं हो सकता, जाना होगा तो जाएगा, क्योंकि कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोरोना हो गया था, ठीक हो गए, वो दूसरी बात है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं ये नव सामाजिक आंदोलन है। नव सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाला आंदोलन। अमीर गरीब सब इसमें शामिल होते हैं। शांति आंदोलन, मानव अधिकार आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। नंबर 2, मार्क्स ने साम्यवाद में वर्ग विहीन पहलुओं की चर्चा की। वर्ग विहीन पहलुओं की चर्चा की, जिससे प्रेरणा लेकर नव सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे प्रेरणा लेकर नव सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे पर्यावरण शांति, पर्यावरण आंदोलन, शांति आंदोलन। नंबर 3, तीसरा बात समझिए। आप देख रहे हैं कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश राजनीतिक रूप से आजाद हो गए, लेकिन नव उपनिवेशवादी शोषण अभी भी चल रहा है। आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण अभी भी चल रहा है। जो आप लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कि तृतीय विश्व के देशों द्वारा मांग किया गया कि पुरानी अर्थव्यवस्था की जगह नई अर्थव्यवस्था लाई जाए। समानता और न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स ने जो कहा कि भाई आर्थिक शोषण पूंजीपति करता है, तो आज भी तो ये आर्थिक शोषण चल रहा है पूंजीपति मजदूर का, और दूसरी तरफ विकसित देश विकासशील देशों का। उसी पहलू को एजी फ्रैंक ने डिपेंडेंसी थ्योरी में लिखा, सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ते हैं। वालस्टीन ने जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देश राजनीतिक रूप से आजाद हो गए, लेकिन नव उपनिवेशवादी शोषण, नव उपनिवेशवादी शोषण अभी भी चल रहा है, जिसमें आर्थिक सामाजिक शोषण हो रहा है। जिसमें आर्थिक सामाजिक शोषण हो रहा है, जिसका तृतीय विश्व के देश विरोध कर रहे हैं। इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि मार्क्स ने जो है धर्मनिरपेक्षता को भी तो बढ़ावा दिया, धर्म को अफीम कहा, धर्म को द्वितीयक माना। नंबर 4, मार्क्स ने धर्मनिरपेक्षता का भी अप्रत्यक्षता समर्थन किया, क्योंकि उसने धर्म को अफीम द्वितीयक मानना,
धर्म को अफीम माना, ब्रैकेट में द्वितीयक माना। आज भी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म को अलग करने की बात की जाती है। राज्य और धर्म को अलग करने की बात की जाती है। ठीक है, इस तरह से प्रासंगिकता का स्वरूप लिखा जाएगा। अब प्रासंगिकता का स्वरूप लिखने के बाद एक दो बोलता भी हूं, सुनिए। भाई हम देखा जाए अमेरिका, फ्रांस, मैक्सिको, इस तरह के पूंजीवादी देशों में जो है बेरोजगारी की समस्या भी तो बढ़ रही है। अब आज जो है राज्य के नियंत्रण की भी तो बात होने लगी, सामाजिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण की भी तो बात होने लगी। तो सामाजिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण की जब बात होने लगी, ये बताइए, मार्क्स भी तो समाजवाद में कहता है कि समाज का नियंत्रण होना चाहिए। समाज के संसाधनों पर किसी एक वर्ग का नियंत्रण नहीं, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। आज भी तो चर्चा चल रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। एक और लिखिएगा, प्रासंगिकता का स्वरूप एक और लिखिएगा कि अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और इन देशों में राज्य के नियंत्रण की बात हो रही है और माना जाता है कि समाज के संसाधनों पर जो है राज्य का नियंत्रण बढ़ाना चाहिए, तभी व्यवस्था सुचारुपूर्वक चल सकती है। अब यहां पर क्या करना है कि जो जो समस्या आपने पढ़ा है, जो जो आपको समस्या समझ में आया है, यहां पर सब लिख सकते हैं। 3-4 समस्या आप लोग लिख दीजिएगा, मैं 2-4 बोल देता हूं। जैसे अब वर्तमान का भी कुछ समस्या मैं बोल देता हूं, जो समस्या आप लिखे हैं वो तो आप लिख ही सकते हैं, मैं अलग से बोल देता हूं। जैसे पर्यावरणवादी जो विचारक हैं वो लोग कहते हैं कि मार्क्सवाद भी तो भौतिकतावादी दर्शन है। समाज राज्य के संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, प्रकृति को राज्य के माध्यम से दास बनाना चाहता है, खूब औद्योगिकरण करना चाहता है। तो पर्यावरणवादी कहते हैं कि चाहे उदारवाद हो चाहे मार्क्सवाद हो, ये दोनों पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न करते हैं, दोनों पर्यावरण संकट के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसको ऐसे लिखिएगा कि पर्यावरणवादियों का मानना है कि मार्क्सवाद भी भौतिकतावादी दर्शन है, समाज के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण चाहता है, प्रकृति को अपना दास बनाना चाहता है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहता है, इससे भी पर्यावरण दूषित होगा। इस तरह उदारवाद हो चाहे मार्क्सवाद हो, दोनों पर्यावरण संकट के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरा समझिए, इसको लिखिएगा, 3-4 में बोलता हूं, 1-2 ऐसा भी रहना चाहिए, वर्तमान से भी जोड़ के लिखना चाहिए। नारीवादी विचारक भी मानते हैं, वो भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मार्क्स केवल पुरुषवादी समाज की ही बात करता है, पूंजीवाद और मजदूरों के मध्य संघर्ष की ही बात करता है, घरेलू स्तर पर भी तो महिलाओं का शोषण हो रहा है। मार्क्स ने इन समस्याओं को उचित स्थान नहीं दिया। बहुसंस्कृतिवादी जो विचारक हैं वो लोग भी आलोचना करते हैं। बहुसंस्कृतिवादी विचारक मानते हैं कि विश्व में अलग अलग विचारधाराएं हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, विश्व में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जिसका निदान किसी सार्वभौमिक सिद्धांत से नहीं हो सकता। तो जो समुदायवादी विचारक हैं, अभी थ्योरी में पढ़ाऊंगा, जो समुदायवादी विचारक हैं, कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवादी विचारक जो है कहते हैं कि अलग अलग सिद्धांत बनाना चाहिए। बहुसंस्कृतिवादी पहलू से ही समस्या का समाधान हो सकता है। मार्क्सवाद जो है एक विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, यह समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि विश्व में विविधता है, उसका समाधान विविधता से ही हो सकता है, एक फार्मूले से नहीं हो सकता है।
प्रत्येक समुदाय की अलग अलग समस्या है, तो निदान भी अलग अलग होना चाहिए। भाई कहीं धार्मिक शोषण है, तो कहीं सामाजिक शोषण है, कहीं आर्थिक शोषण है, तो हर जगह समस्या का निदान अलग अलग करना चाहिए। हर जगह केवल आर्थिक शोषण नहीं है। उत्तर आधुनिक समाज, पोस्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वाले विचारक भी मानते हैं कि सभी क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है, शोषण का स्वरूप भी अलग अलग है, कहीं धार्मिक, कहीं सामाजिक, कहीं आर्थिक। हर जगह मार्क्स प्रासंगिक नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या करिएगा, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का एक, ऐतिहासिक भौतिकवाद का एक, ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और जो अभी बताया हूं पर्यावरणवादियों का, उत्तर आधुनिक समाज, नारीवादियों का, बहुसंस्कृतिवादियों का, उन समस्याओं को भी यहां पर लिखिएगा। अब यहां पर जो है मूल्यांकन लिखिए, यहां जगह छोड़िए समस्या का, इसको लिखिएगा, मूल्यांकन लिखिए। इस तरह मार्क्स सीमित होते हुए भी प्रासंगिक है। इस तरह मार्क्स सीमित होते हुए भी प्रासंगिक है। सोवियत संघ के विघटन को मार्क्सवाद के समापन से नहीं जोड़ना चाहिए। सोवियत संघ के विघटन को मार्क्सवाद के समापन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसएसआर में मार्क्सवाद की असफलता, यूएसएसआर में मार्क्सवाद की असफलता एक विशेष देश में असफलता है, न कि पूरे विश्व में असफलता, न कि पूरे विश्व में असफलता। वस्तुतः मार्क्स ने एक ऐसे विश्व निर्माण का स्वप्न देखा था, वस्तुतः मार्क्स ने एक ऐसे विश्व निर्माण का स्वप्न देखा था जो समानता और न्याय पर आधारित हो, समानता और न्याय पर आधारित हो। भले ही यह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, भले ही यह स्वप्न पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मार्क्स के स्वप्न की सार्थकता समाप्त नहीं हो सकती। मार्क्स के स्वप्न की सार्थकता समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये लिखाएगा। अब यहां पर जो है, जैसे मैं बताया, और भी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। जैसे एक दो में बताया कि मार्क्स का समाजवाद पर विचार, तो जो मैं समझाया था लिखना वही है, लेकिन मैं एक तरीका आपको सिखा देता हूं कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे धर्म पर मैं लिखवाया, इसी तरह से जैसे आजकल प्रश्न आता है कि सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत, मान लीजिए 150 शब्द का, सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत। अब सर्वहारा की तानाशाही का मतलब क्या उस दिन समझाया था। पूंजीवाद के बाद क्या आएगा, समाजवाद, और समाजवाद में ही तो सर्वहारा की तानाशाही है, तो इसका मतलब कि समाजवाद पर विचार, समाजवाद पर विचार। और ये समाजवाद पर विचार है तो सबसे पहले इसका भूमिका, और फिर इसके बाद कुछ सिद्धांत या कुछ विचार, जो भी हम लोग समझे, लिखना वही है, बस इसको अलग करके पढ़ा रहा हूं, जिसे छोड़कर मत आ जाइएगा। समस्या सहित मूल्यांकन। अब समझिए, पहले भूमिका समझिए। इसको मैं समझाऊंगा, इसको लिखवाऊंगा नहीं। ये 150 शब्द में आता है, ये 150 शब्द में आता है, तो आप लोग जो है 150 शब्द में इसको तैयार करेंगे।
नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैं समझाता भी हूं। भाई, क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी। तो क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही जो स्थापित होगी, उसी पहलू को समाजवाद नाम दिया, जहां शासन व्यवस्था का संचालन सर्वहारा, मजदूर, सब कुछ हारा हुआ, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा, मजदूर का शासन स्थापित होगा, और यह पहले के शासन से अलग होगा। यहां पर पूंजीपति शासन कर रहा है, यहां मजदूर शासन कर रहा है। मजदूर के पास राज्य है, यहां पूंजीपति के पास राज्य है। पहले यहां पूंजीपति अल्पसंख्यक है, तो यहां अल्पसंख्यक का शासन है, यहां बहुसंख्यक का शासन है। तो पहले भूमिका, अब कैसे लिखेंगे सुनिए, कि क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी, जिसे मार्क्स ने समाजवाद नाम दिया, जहां शासन व्यवस्था का संचालन सर्वहारा के अधिनायक तंत्र से होगा, अर्थात मजदूर का शासन होगा, जो पहले से अलग होगा, क्योंकि पूंजीवाद में अल्पसंख्यक पूंजीपति का शासन था, जबकि समाजवाद में बहुसंख्यक मजदूर का शासन होगा। अब यहां पर कुछ सिद्धांत, कुछ विचार, कुछ विशेषता, इसको पॉइंट में मैं बताता हूं। 3-4 यहां पर ऐसे आपको लिखना है। अब पहला बात समझिए, जो समझाया था वही लिखना है, इसीलिए इसको लिखवा नहीं रहे। ये बताइए, यहां पर समाजवाद में सब लोग जो है अपनी क्षमता से कार्य करेंगे और क्षमता से ही प्राप्त करेंगे। इसका मतलब इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को उसके जो है कार्य के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। तो यहां पर अतिरिक्त मूल्य की चोरी बंद हो जाएगी, बेरोजगारी, गरीबी नहीं आएगी। वो तो पूंजीपति चुराता है, इसलिए मजदूर गरीब का गरीब है, क्योंकि अनिवार्य रूप से सबको रोजगार भी मिलेगा, योग्यता अनुसार सबको कार्य भी मिलेगा, कार्य के अनुसार वेतन भी मिलेगा। दूसरा बात समझिए, आप देखते हैं कि ये जो समाजवाद है, अपना ध्यान समाजवाद पर ही केंद्रित करके रखना है। ये नहीं कि साम्यवाद का इसमें लिखना शुरू कर दिए, इसमें समाजवाद से ही संबंधित बात आपको लिखना पड़ेगा यहां सिद्धांत और विचार में। दूसरा बात समझिए, आप यहां देखते हैं कि राज्य जो है रक्षात्मक कार्य भी करेगा, मजदूरों की रक्षा भी करेगा, समाजवादी क्रांति की रक्षा भी करेगा। और मैं उस दिन बताया था कि यहां पर राज्य क्या करेगा, जो पूंजीवादी जो भावना है, जो पूंजीवादी साहित्य है, दर्शन है, कला है, धर्म है, धीरे धीरे राज्य जो है इसको भी समाप्त करेगा। तो दूसरा इसका विशेषता क्या है, इस व्यवस्था में राज्य रक्षात्मक कार्य भी करेगा, साम्यवाद को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगा, पूंजीवादी भावना का समापन करेगा, उत्पादन का जो साधन है उसका सामाजिक स्वामित्व ज्यादा से ज्यादा करेगा, और जो पूंजीवादी जो संरचना है उसकी समाप्ति करेगा। राजनीति, कला, सब समाजवादी ढांचे पर तैयार किया जाएगा। और नंबर 3, आप देखते हैं कि यहां राज्य जो है बहुआयामी कार्यों के द्वारा मजदूरों के हितों की सुरक्षा करेगा। बहुआयामी कार्यों के द्वारा मजदूरों के हितों की सुरक्षा करेगा, शोषण का अंत करेगा। राज्य का कार्य धीरे धीरे यहां पर जो है कम करने को, उस दिन में समझाया था कि पूंजीवादी भावना इतना बच गया तो राज्य का काम इतना, अब पूंजीवादी भावना इतना बच गया तो राज्य का काम इतना, फिर 100 साल बाद पूंजीवादी भावना इतना बचा तो राज्य का काम इतना। तो राज्य बहुआयामी कार्यों के द्वारा मजदूरों के हितों की सुरक्षा करेगा, शोषण का अंत भी करेगा, और राज्य का कार्य धीरे धीरे कम करेगा, जिससे राज्य समापन की स्थिति में आ सके, आदर्श स्थिति प्राप्त हो सके। क्योंकि उस दिन समझाया था
कि समाजवाद संक्रमणकालीन और अस्थायी व्यवस्था के रूप में है। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की देखरेख में धीरे धीरे समाज का गुणात्मक विकास होगा, जिससे वर्ग विहीनता की स्थिति आ सके। चौथा बात समझिए, समाजवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसी समाजवाद में मजदूर जो बहुसंख्यक है वो शासन कर रहा है। उत्पादन का मूल उद्देश्य जो है संपूर्ण समाज के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, और यह कार्य राज्य द्वारा योजना बनाकर किया जाएगा। तभी देखिए समाजवादी देशों में पंचवर्षीय योजना बनता है। अगला बात कैसे लिखेंगे? समाजवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में है क्योंकि यहां पर वास्तव में बहुसंख्यक का शासन है। उत्पादन का मूल उद्देश्य जो है संपूर्ण समाज के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यह कार्य राज्य आबलिक समाज द्वारा योजना बनाकर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया कि निजी संपत्ति के अधिकार का यहां पर अंत होगा, पूंजीवादी भावना का समापन होगा, उत्पादन के साधन, उत्पादन के वितरण, सभी चीजों पर समाज का संपूर्ण प्रभुत्व होगा। कारखानों, मशीनों, रेलों, सब पर जो है राज्य का नियंत्रण होगा। ऐसे इसको लिखा जाएगा और फिर इसका 4 लाइन का मूल्यांकन लिखा जाएगा। अब मूल्यांकन कैसे लिखा जाएगा तो ये सुनिए। अब देखिए यहां पर आप चाहें तो समस्या भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बताया था कि सर्वहारा की तानाशाही, ये भी तो पूर्णतः सही नहीं है। चीन में देखा जाए तो सर्वहारा की तानाशाही, मजदूर का शासन कहां चल रहा है? उसने बताया था कि सर्वहारा के ऊपर जो है पोलित ब्यूरो, कुछ दिनों के बाद जो है एलीट क्लास, एक वर्ग जो है फिर तानाशाही करना शुरू कर देता है। अब व्यवहार में समाजवाद असफल हुआ ना। सोवियत संघ का ब्रिटेन, पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा जो है पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लेना, चीन द्वारा जो है देखा जाए तो बाजारवादी समाजवाद, समाजवाद में बाजारवाद को मिला देना। ये बताइए जो समाजवाद का कंसेप्ट था कमजोर पड़ा है ना। तो यहां पर जो है देखा जाए तो ऐसे समस्या भी लिख सकते हैं और फिर उसी समस्या में ही जोड़कर 2 लाइन मूल्यांकन भी लिख देंगे कि भाई इन समस्याओं के बावजूद भी मार्क्स का जो समाजवाद है मानव इतिहास में महत्व रखता है, क्योंकि इससे प्रभावित होकर ही रूसी क्रांति हुई, चीनी क्रांति हुई, आज भी जो है श्रमिक आंदोलन करते हैं। और इसी दबाव में ही, अभी बताया था, इसी दबाव में ही पूंजीपतियों ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। भले ही वर्तमान में समाजवाद कमजोर हुआ है, लेकिन यह भी तो स्वीकार किया जाता है कि मजदूर और गरीब के प्रति अमानवीय व्यवहार करके पूंजीवाद जीवित नहीं रह सकता। सब मजदूर गांव चले जाएंगे, पूंजीपति अपने फैक्ट्री में कितना उत्पादन करेगा? देख तो रहे हैं। अब पूंजीपति समझ में आ रहा है। समाजवाद भले ही कमजोर हुआ, लेकिन इतना तो स्वीकार करा रहा है कि मजदूर गरीब के प्रति अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं ये लिखा हूं, इसी तरह से आपको एक प्रश्न और भी लिखना है। जैसे मैं ये समाजवाद लिखा हूं तो यहां पर जो है बस साम्यवाद, सर्वहारा की मैं अलग से बना देता हूं। मार्क्स का साम्यवाद पर विचार, मार्क्स का साम्यवाद पर विचार। अब मार्क्स का साम्यवाद पर विचार है तो हम कहें कि राज्य के अवसान का सिद्धांत तो यही लिखना है। राज्य के अवसान
का सिद्धांत, राज्य के समापन का सिद्धांत, तो फिर यही लिखिएगा। विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, राज्य के अवसान का सिद्धांत। अब इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले एक भूमिका लिख देना है, फिर इस पर विचार लिख देना है, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी सिखा देता हूं। अब फिर इसका एक मूल्यांकन लिख देना है। अब समझिए, पहले लिखना वही है, जो मार्क्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो वही चलेगा, बस चूंकि इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न आते हैं तो चूंकि हम लोग पास टाइम है तो व्यवहारिक प्रश्न भी हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे अभी मैं बोल दूंगा, एक प्रश्न आता है बार बार 150 शब्द में, समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास है, 150 शब्द में अभी बोल दूंगा, वो भी 2-4 साल पर हमेशा आता रहता है। तो देखिए, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया और माना कि सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था, अभी बता रहा था कि ये जो सामाजिक विकास की जो उच्चतम अवस्था है, पूंजीवाद, तो पूंजीवाद सामंतवाद के बाद आया, पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा, समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा। तो सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था के रूप में जो है साम्यवाद को स्वीकार किया और कहा कि राज्य धीरे धीरे मुरझाकर समाप्त हो जाएगा, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। इसको बोलते हैं विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मार्क्स जो है, जो अपना थ्योरी देता है, उसी थ्योरी से आपको जोड़ना है कि भाई कैसे जो है वो देखा जाए। तो विदरिंग, WITHERING, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट आता है ना, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। तो ये जो आता है प्रश्न, तो यही लिखना है। तो मैं बता रहा था कि अभी जो चार्ट बनाया था ये वाला, ये अब यहां पर पहले भूमिका लिखा जाएगा। अब कैसे भूमिका लिखा जाएगा, तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया और मार्क्स ने कहा कि सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था के रूप में साम्यवाद है, राज्य धीरे धीरे मुरझा जाएगा, इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं होगी, वर्ग नहीं होगा और इस तरह से किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। इस आदर्श स्थिति को मार्क्स ने साम्यवाद कहा है। ये पहले भूमिका लिखेंगे और फिर इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि मार्क्स ने माना कि वर्ग की उत्पत्ति का कारण क्या है, निजी संपत्ति। अब साम्यवाद में निजी संपत्ति का अभाव होगा, तो साम्यवाद में जब निजी संपत्ति का अभाव होगा, निजी संपत्ति का अभाव होगा, सब कृत्रिमता समाप्त होगी, तो ऐसी दशा में जो है महिलाओं का शोषण नहीं होगा, पुरुष प्रधान समाज भी नहीं होगा, राज्य जैसी संस्था को संग्रहालय में रख दिया जाएगा। उसने लिखा, जिस तरह से तांबे का चरखा, लकड़ी की मेज संग्रहालय में रखा जाता है, उसी तरह से राज्य को भी रखा जाएगा। तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में समाज स्वतंत्रता की ओर प्रवेश करेगा, पूर्ण स्वतंत्रता की ओर प्रवेश करेगा, पूर्ण समानता पर आधारित समाज होगा। अब जैसा समझिए भाई, दूसरा कंसेप्ट समझिए। मार्क्स कहता है कि समाजवादी समाज में राज्य के क्रमशः क्षरण होने से, डीके होने से यह स्थिति उत्पन्न होगी।
तो तर्क भी देता है कि राज्य की उत्पत्ति निजी संपत्ति की संस्था के साथ हुआ। इतिहास में भी राज्य ने निजी संपत्ति की रक्षा का ही कार्य किया, लेकिन समाजवाद में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने का कार्य किया जाएगा और धीरे धीरे निजी संस्था, निजी संपत्ति समाप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाज बनेगा वो साम्यवाद है। तो मार्क्स ने माना कि समाजवाद में मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी, अतः उसे राज्य को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। जब मजदूरों की संख्या ही ज्यादा है तो राज्य मजबूत रहे चाहे कमजोर रहे। मान लीजिए लाखों लोग जो है सड़क पर आ गए कोरोना संकट के कारण कि घर जाएंगे, ट्रेन चलाना पड़ा ना, बस चलाना पड़ा ना, सब आदर्श आपका रखा रह गया ना कि नहीं जहां मजदूर हैं वहीं पर रहेंगे। अपने ही बोलने लगे कि नहीं अब ट्रेन चलेगा सब लोग जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं रोक देते सबको? जनता के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो मार्क्स ने माना कि समाजवाद में मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी, राज्य को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मजदूर मजबूत है। समाजवादी समाज में श्रमिक वर्ग का प्रभुत्व होगा, राज्य की आवश्यकता कम होगी, जिससे राज्य के अंत की प्रक्रिया शुरू होगी। और मार्क्स ने माना कि समाज में अपराधी को सजा देने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। जब समाजवाद में न्यायपूर्ण समाज होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, व्यक्ति अपराध नहीं करेगा, तो राज्य की आवश्यकता कम होगी, इसलिए भी राज्य समाप्त होता चला जाएगा। ऐसे लिखेंगे। अब फिर इसका अभी बताया, एक यहां पर मूल्यांकन लिखेंगे। अब इसका मूल्यांकन कैसे लिखेंगे? अब मूल्यांकन समझिए, वही आलोचना। आलोचक कहते हैं कि आदर्शवादी जो साम्यवादी अवस्था है वो मार्क्स की कल्पना है, व्यवहार में साकार नहीं हो सकता। और यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के भी विरुद्ध है, क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आएगी। तो पूंजीवाद के बाद समाजवाद, समाजवाद के बाद साम्यवाद, तो साम्यवाद के बाद भी तो आगे आएगा। इस अवस्था को अपरिवर्तनशील मानना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विरुद्ध है। और यह कहना कि राज्य का विलोप हो जाएगा पूर्णतः तक संगत नहीं है। और इतिहास ने भी दिखा दिया है कि राज्य का बना रहना आवश्यक है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य के रूप में यह दिखाई दे रहा है राज्य। और दूसरी ओर चीन जैसे समाजवादी देशों में राज्य समाप्त नहीं हुआ और मजबूत हुआ है। इसलिए मार्क्स की यह जो अवधारणा है वह काल्पनिक है, लेकिन मार्क्स कि यह अवधारणा ही तो हमें प्रेरणा देती है कि हमें किधर जाना है। हमें शोषण को पूर्णतः समाप्त करना है, तो यह अवधारणा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक अवश्य है। ऐसे लिखा जाएगा। और एक जो आप लोगों का शॉर्ट नोट्स आता है, तो हम जो ऐतिहासिक भौतिकवाद आप लोगों को पढ़ाए थे, आता है ना, बस सुनिए, लिखना नहीं है इसको। समाज, वर्ग, संघर्ष का इतिहास है मार्क्स। अब 150 शब्द में, जब ये मान लीजिए 300 शब्द में आएगा, तब तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद लिखेंगे। और जब 150 शब्द में आएगा, तब क्या लिखेंगे?
लिखना वही है, कम करके बोलता हूं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की। निजी संपत्ति को वर्ग संघर्ष का मूल कारण माना और कहा कि सामंतवादी व्यवस्था में सामंत और किसान, दास प्रथा में स्वामी और दास, इसी तरह पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और मजदूर के मध्य संघर्ष होगा। तो आप देख रहे हैं कि इतिहास में चाहे वो दास प्रथा हो, चाहे सामंतवादी प्रथा हो, चाहे पूंजीवादी प्रथा हो, हर जगह विरोधी हितों में संघर्ष है और आगे भी संघर्ष चलता रहेगा। तो पहले इसका एक अर्थ लिख देंगे। इस तरह समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास दिखाई देता है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी कि पूंजीवाद में संघर्ष बढ़ जाता है, चरम सीमा पर आ जाता है, क्योंकि एक की हानि दूसरे का लाभ हो जाता है, उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों का आदान प्रदान होता है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इस तरह कि जो पहलू हैं वर्गीय चेतना को बढ़ावा देते हैं, मजदूरों में चेतना आती है, क्रांति होता है, समाजवाद आता है। पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा, समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा, लेकिन साम्यवाद में वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग होगा, राज्य नहीं समाज होगा, निजी संपत्ति नहीं सार्वजनिक संपत्ति होगा। यह व्याख्या लिखा जाएगा। अब फिर मूल्यांकन लिखेंगे, एक दो समस्या महत्व रख के कि वर्ग संघर्ष ही समाज के इतिहास का निर्धारण करता है। भाई इस तरह मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष ही समाज के इतिहास का निर्धारण करता है, लेकिन मात्र वर्ग संघर्ष के आधार पर इतिहास का विवरण देना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इतिहास में सहयोग भी दिखाई देता है। आर्थिक आधार पर ही केवल संघर्ष नहीं होता, धार्मिक सामाजिक आधार पर भी संघर्ष होता है, जैसे शीत युद्ध। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी यह जो कथन है मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु है, इसने पूंजीवादी व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है मार्क्स या मार्क्सवाद ये समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है इसके आगे जो सिलेबस है, ये आप लोगों का पाश्चात्य विचारक जो है, जो मार्क्स बचा हुआ था, ये वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग इसके आगे जो है जो थ्योरी चलती है राजनीतिक सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।